ठीक है, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस कर रहे थे? इन्फ्लेशन डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक पढ़ा था डिमांड पुल। ठीक, तो डिमांड पूल में कौन कौन से पैरामीटर पढ़े थे? कुछ कल रिवाइज किया था ना कुछ? क्या करता है डिमांड पूल में? डिमांड बढ़ती है ना? हाँ, डिमांड बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ता है। डिमांड नॉट सप्लाई कम। डिमांड बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ेगी, उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ये पढ़ा था। कॉस्ट इन्फ्लेशन में क्या होता है? जो इनपुट मटेरियल का कॉस्ट होता है, वेजेस का कॉस्ट होता है, लोगों के पेमेंट का, सैलरी का, वो बढ़ने की वजह से क्या होता है? प्राइस को अप करना पड़ता है लोगों को। प्राइस बढ़ के रेट बढ़ाने पड़ेंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी। ये पढ़ लिया था, इसके सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ठीक है, आज एक्चुअली में देखेंगे इसके कंसिक्वेंस क्या होते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने के। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है हमारी इकॉनमी पे। कॉजेस भी पढ़ लिए थे। कॉजेस में यही सब था, डिमांड पुल और डिमांड कितने टाइप के और कितने टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, ये भी पढ़ लिए थे हमारी समझ से। टाइप के लास्ट वाला कौन सा लिखाया था मैंने? डिफ्लेशन के बाद भी लिखाया मैंने एक, जो मैंने टाइप्स लिखा रहा था ना, उसमें लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? क्रीपिंग, रेंगते हुए। क्रीपिंग लिखा है। अच्छा, देखिए एक एक्टिविटी हम कराएंगे लड़की और लड़कों में। 4 टॉपिक जितने भी पढ़ाए गए हैं, 4 टॉपिक इधर रहेंगे, 4 टॉपिक इधर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करने पड़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट। आपको जो 4 टॉपिक दिए जाएंगे, इस पे क्वेश्चन ये लोग पुटअप करेंगे। कहीं से भी वो कॉन्सेप्ट आप लड़कियों को एक्सप्लेन करना होगा। और आप लोग तैयारी के साथ इन लोगों को जो 4 टॉपिक दिए होंगे, उसमें से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे किताब दी हुई है मैंने, वो जो PDF, उसमें से आप लोग पूछेंगे इन लोगों से। इन लोगों को विद एक्सप्लेनेशन समझाना होगा। वो 4 टॉपिक पे इनको कमांड बनानी, आगे वाले जो 4 टॉपिक आपको दिए जाएंगे उस पर आपको कमांड बनानी है। साथ में काउंटर करने के लिए भी आपको इनके वाले टॉपिक भी अगर देखे रहेंगे तभी आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे इनसे। इसमें या तो SDM साहब या DSP साहब या कोई और PCS ऑफिसर जो होंगे, या वर्मा जी मतलब DSW जो हैं यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, वो रहेंगे, या कोई और ऑफिसर रहेंगे, या हो सकता है DM साहब भी प्रेजेंट हो सकते हैं उसमें। ये भी हम लोग, मैंने सोचा कल से, एक्चुअली में आप लोग पढ़ तो ऐसे रहे नहीं हैं, समस्या ये भी है इतनी बार कहने के बावजूद। तो इसमें जो है एक्चुअली में आप लोगों को ग्रुप में बांट के आपको रट के आना है चीज़ें, विदाउट किताब, कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट एक्सप्लेन करना जिससे इनको समझ में आए। ये लोग एक्सप्लेन करें अगर कॉन्सेप्ट, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे रटे होने चाहिए सबको। जिसके जो टॉपिक दिए जाएंगे उसके कॉन्सेप्ट सहित विद एक्सप्लेनेशन आपको अगर वो पूछेंगे तो आपको समझाना होगा। और ये किसी दिन ऐसे क्लास करेंगे, जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन बुलाएंगे, आ जाइएगा मैं। तो उसमें जो है प्राइज़ भी दिया जाएगा या कुछ सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा ग्रुप का, बट उसमें परफॉर्म करना मस्ट है। उसको मैं भी करा सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि तुम लोग हमें मतलब कह दोगे सर ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े, उसमें इसलिए वही लोग करा रहे हैं। आज मैं टॉपिक अलॉट कर दूंगा, फिर 2-3 दिन का समय दूंगा। बीच में दिवाली की छुट्टी कब है? 24 को, 23 को संडे है, 24 को छुट्टी है, 25 को क्लास है।
फिर 26-27 छुट्टी है। कम इन ना 25 को क्लास है, 25 को सुबह सुबह ही, तो 25 को तो आना ही है। तो बीच में किसी दिन रखेंगे या तो 11 बजे के बाद, जब भी लोगों का एक्चुअली में उन लोगों का शेड्यूल मुझे मिलेगा जो ऑफिसर प्रेजेंट रहे यहाँ पे, जो एक्चुअली में जज का काम करेगा वो वही चीज़ देखेगा। तो ये देखना टॉपिक अभी हम बता देंगे, 4 टॉपिक। तो कुछ ग्रुप में अगर देखिए आपस में डिस्कस करके तैयार करके हम लोग इस बात को ध्यान रखना है कि सब लोग आपस में कम्युनिकेट करके पूरा ग्रुप स्ट्रांग बनना है। ऐसा ना हो कि पता चले कि कोई किसी से पूछ रहा है, क्योंकि आप इसमें पॉइंट आउट कर सकते हो आपको किससे पूछना है, किसको जवाब देना है। पहले तो ये था कि कुछ ही लोगों का ग्रुप बना है, लेकिन उसमें एक्चुअली में ये हो रहा है कि किसको छोड़ें किसको इंक्लूड करें। इससे बेटर है लड़कियां एक तरफ लड़के एक तरफ। एग्री हो आप लोग इस एक्टिविटी से? पढ़ना पड़ेगा हैं? ठीक है, फिर रेडी रहना। उसके हम टॉपिक दे देंगे सबको, 4 टॉपिक इधर अलॉट कर देंगे, 3-4 टॉपिक इधर, जो भी मतलब 3 टॉपिक दिए मतलब बराबर बराबर। तो अब आते हैं मुद्रास्फीति पे। मुद्रास्फीति का एक्चुअली में, हाँ बताइए। टॉपिक अभी बता देंगे बीच में, और बच्चों को आ जाने दो सारे भी। अच्छा, लड़कियों को हराना है, लड़कियों देखना है कौन जीतेगा। है? हारना जीतना है, इसमें कंपटीशन है, ये कंपटीशन देने जा रहे हो हैं? हाँ। अब देखिए कंसीक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन मतलब प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रभाव। ये कंसीक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन को एक्चुअली में देखो, अगर वैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एक सर्किल बना दो, बीच में लिख दो प्रभाव, और उसके बाद जैसे जैसे पॉइंट बताएंगे ऐसे एरो के डायग्राम में लिख सकते हो। ठीक, एरो के डायग्राम में लिख दोगे तो ये पिक्चराइज फॉर्म में आपको याद भी रहेगा। ऐसे एग्जाम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी जान लो। मेंस में इस तरह के रिप्रेजेंटेशन पे नंबर ज़्यादा मिलते हैं। पिक्टोरियल फॉर्म में एक्चुअली में टीचर क्या करता है, इमीडिएट कैच करता है। अब कॉज अगर आप ऐसे लिखते जाएंगे एक एक कॉज हेडिंग डाल के, हो सकता है टाइम भी लगे, लेकिन कभी कभार टाइम सेविंग में भी ये काम आता है, और आपके पास और कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर रही है तो उसके लिए भी स्पेस बच जाता है। तो आप अगर यहाँ पे जैसे लिख दिए, यही जो मैंने हेडिंग फॉर्म में लिखा, आप यहाँ ब्रैकेट में डालिए, यहाँ लिख दीजिए कॉजेज ऑफ वो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या कंसिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति के प्रभाव यहाँ लिख के उसके बाद एरो बना के चीज़ें लिखते चले गए। तो क्या क्या प्रभाव हो सकता है, कुछ बताइए। इन्फ्लेशन से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं? हाँ, डिमांड और सप्लाई तो कॉज में थे ना। इफेक्ट बताओ इकोनॉमी पे। हाँ, इकोनॉमी पे तुम्हारे ओवरऑल इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, बताओ ना। इन्फ्लेशन में, हाँ, मुद्रास्फीति अगर बढ़ गई है तो क्या दिक्कत है? मतलब अभी आजकल की मुद्रास्फीति का रेट कुछ पता है किसी को? पेपर पढ़ते हो आप लोग? कौन से, क्या मुद्रास्फीति रेट है? ब्रिटेन में तुम मत पूछो,
क्या चल रहा है बवाल। हाँ, वो 45 दिन में फिर से सरकार गई। कुछ 7 पॉइंट समथिंग है या 6.67 ऐसे कुछ है ना। जबकि इसको रखना किस रेंज में है, मैंने एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उर्जित पटेल की कमेटी की रिपोर्ट बताई थी एक बार कि इस रेंज में रखना है। 4 ± 2, 4 ± 2 बताया था, याद आया। बोला था कि 4% बीच के रखो, 2% ऊपर 2% नीचे, इसके बीच में ही लाई करनी चाहिए, मतलब फ्लक्चुएट करनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्चुअली में अभी हम पढ़ा देते हैं मॉनेटरी कमेटी क्या थी वो, उसमें कौन कौन से मेंबर थे वो भी बता देंगे। तो उसी कमेटी एक्चुअली में उर्जित पटेल ने 2014 में कमेटी बनी थी उनके अंतर्गत। उन्होंने कहा था कि हम एक्चुअली में जो मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीतियाँ हैं, ये लिख लो कहीं पे, हो सकता नोट फॉर्म में लिख लो वहीं पे, मतलब जहाँ पे अभी बता रहे हैं ये एक्चुअली में ये सब टर्म ऐसे होते हैं, जब कोई टॉपिक समझा रहे हैं अगर बीच में कोई चीज़ ऐसी बता रहे हैं ना, वो आप एक बॉक्स बना के, मतलब उस टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है लेकिन वो कहीं और इंटरलिंक है, कमेंट। तो उसमें क्या है कि वो उर्जित पटेल की कमेटी 2014 में आई, तो उन्होंने कहा कि हम इन्फ्लेशन पे टारगेट करेंगे, 4 ± 2 के तहत मौद्रिक नीति का जो ट्रांसमिशन होना है उसके तहत होगा, उस पे हम मेन टारगेट करेंगे, बाकी और चीज़ों पे टारगेट नहीं करेंगे। इसके लिए एक नई कमेटी बनाई जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं उसको, और वो बनी हुई है आरबीआई में है। उसके चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होते हैं। बाकी और मेंबर अभी हम बता देंगे बीच में, तो एक तरफ से वो लिखवा देंगे। स्टैगफ्लेशन की हिंदी लिखे हो तुम लोग? स्टैगफ्लेशन ना, स्टैगफ्लेशन इसका एक इफेक्ट है, इन्फ्लेशन का एक इफेक्ट है स्टैगफ्लेशन, वो लिख लो आप। कौन सा क्या ये भी हमने कुछ बताया नहीं इसमें कुछ नहीं बताया अभी, हम अभी प्रीवियस ही अभी चालू कर रहे हैं। पहले आप ये कंसिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रभाव लिखना है। अब उसी में पहला टॉपिक हम बता रहे हैं कि क्या प्रभाव है, स्टैगफ्लेशन। एक पहला प्रभाव है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन को हिंदी में कल मैंने बताया था और वही मतलब होता है, उसमें कुछ नया नहीं बताना है मुझे, कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन बेरोजगारी तब भी बढ़ रही है। ये टर्म बताया था ना स्टैगफ्लेशन में मैंने। दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट, ऋणदाता और देनदार, मतलब क्रेडिटर और डेब्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन हिंदी में उसको कल क्या बताया, स्थगनजन्य, स्थगनजन्य हिंदी में। तो स्टैगफ्लेशन को वापस तो समझाना नहीं है, कल मैंने बता ही दिया था। देखिए थोड़ा तेज आप लोग करिए, अदरवाइज पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा तो हमें बीच में कई चीज़ें छोड़नी पड़ जाएंगी। ये बात समझिए, आप लोगों को थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो क्योंकि 10 क्लासेस होने को है, 40 क्लासेस और बची, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो बहुत सी चीज़ों पे डिस्कशन फिर फटाफट हो नहीं पाएगा कि कट छाट के फिर ऐसा ना करना पड़ेगा कुछ चीज़ें, मतलब ये लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें अवॉइड करो, कुछ चीज़ें कवर करो, ऐसा ना होने पाए। आप लोग जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, अगर एनर्जी लगाई जा रही है चीज़ों पे, तो उस पर आप लोग उसको प्रोडक्टिव बनाइए।
तो अभी अगला पॉइंट क्या लिखे आप लोग? देनदार पे प्रभाव। ऋणदाता और देनदार पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर महंगाई बढ़ेगी? तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान? यस। और आ जाओ, पूछा मत करो तुम लोग क्लास में, जब लेट आ रहे हो चुपचाप आ जाया करो बीच में। तो इतना मतलब क्लास स्कूल के बच्चे नहीं हो। बस ये करो, अपनी तरफ से रीजनेबल रहो, किसी अगल बगल को डिस्टर्ब ना करो, चुपचाप आके क्लास में बैठ जाओ। और जो ऋण देगा उसको घाटा होगा। रीजन? पैसे की वैल्यू क्या होती है? इन्फ्लेशन में पैसे की वैल्यू गिरती है ना। जब पैसे की वैल्यू गिरेगी तो किसका नुकसान होगा? ऋण देने वाले का ना। और ऋण लेने वाले का तो फायदा रहेगा उसमें, इंटरेस्ट रेट का कुछ। यही फायदा है, बस यही लिखना है इसमें। अगला पॉइंट है इसमें, राइज इन इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन बढ़ने पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है आरबीआई। राइज इन इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर में बढ़ोतरी। ब्याज दर में बढ़ोतरी तो समझानी नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने बताया था कैसे मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति में कैसे कंट्रोल कर रही है। क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा, पैसे की अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए क्या करती है आरबीआई? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है ना, जैसे रेपो रेट बढ़ा दिया, एमएसएफ का रेट बढ़ा दिया। एमएसएफ और बैंक रेट लगभग सिमिलर होते हैं, ये भी बताया था मैंने। मोस्ट प्रॉब्ली रेट, ये नहीं कि मतलब टर्म सिमिलर है, रेट सिमिलर है, बस थोड़ा सा अंतर है, एक ओवरनाइट जर्नी, एक लॉन्ग टर्म वॉल्यूम। रेजेस इन फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा को बढ़ा देती है इन्फ्लेशन। राजकोषीय घाटा को बढ़ाती है, बढ़ता है, राजकोषीय घाटा बढ़ता है। आइडिया लग रहा है राजकोषीय घाटा कैसे बढ़ रहा है? राजकोषीय घाटा क्या था? बजट का था ना, बजट का टर्म था, वो बारो करती है उसी के बेसिस पे, गवर्नमेंट उसी के बेसिस पे। और गवर्नमेंट का क्या हो रहा है? राजकोषीय घाटा मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है उसके आय से ज़्यादा। तो आय से ज़्यादा जब इकोनॉमी बढ़ाता है, तो कल मैंने वहाँ पे उस वाले बोर्ड में यहाँ पे एक टर्म दिया था, एक सर्किल बनाई थी ना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो कैसे वो जाके इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, बताया था ना। एक तो ये हो गया ना, कैसे इंटरलिंक है, लिंकेजेस मेक कर पा रहे हैं ना आप लोग। रिवीजन करने पे आसानी से लिंकेजेस मेक हो जाएंगे। रिवीजन नहीं होगा तो लगेगा सब कुछ पता नहीं कहाँ सर पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। अगला पॉइंट इनका है, इन्फ्लेशन एक्चुअली में जब बढ़ता है तो रुपए की वैल्यू गिरती है, तो ये एक्सपोर्ट को एक्चुअली में बढ़ावा देता है, इंपोर्ट को डिस्करेज करता है, इंपोर्ट को, आयात को डिस्करेज करता है। मतलब आयात करने को डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करता है। लिख लीजिए, आप भी लिख लिए। और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा, निर्यात को बढ़ावा देगा। अब कैसे होगा ये? इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो क्या होता है? पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। ये अटेंडेंस सलाह के साथ, अटेंडेंस सलाह के साथ तुमने भरा कर दिया। आज की डेट का अटेंडेंस सब लोग लगा देना। 21 का सुबह को लगा तो नहीं दिया मैडम ने? सुबह की लगाई है इन्होंने।
मैनेज करिए इसको। वो हमसे भी कहा गया था, हमने कहा हमें बच्चों पर भरोसा है, तोड़ काट देंगे, हम काउंट कर लेते हैं, एक आध दिन किसी दिन काउंट कर लेंगे। कौन सा है? अच्छा ठीक है, दे देना अभी। हाँ तो बताइए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? है एक्सपोर्ट ना, इंपोर्ट घटेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रुपए की वैल्यू गिरेगी, क्या होगा फिर? जैसे अभी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, रुपए की वैल्यू डिप्रिसिएट कर रही है, फॉरेन करेंसी के उसमें डिप्रिसिएट कर रही है ना। रुपए की वैल्यू जब भी गिरेगी तो क्या करेगा, ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा, जिससे हमें फॉरेन करेंसी आएगी। फॉरेन करेंसी से जब कन्वर्ट करेंगे तो पैसे ज़्यादा होंगे ना लोगों के पास, लोग सोचेंगे हमें वही पैसे मिल जाएं। और इंपोर्ट को इसलिए घटाएगा क्योंकि ये प्रभाव किस पे डाल रहा है, करेंसी की वैल्यू जब गिर रही है तो ये बाहर वाली करेंसी के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कम रहेगी ना हमारी करेंसी की, तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना इंपोर्ट करने के लिए, इसलिए इंपोर्ट को डिस्करेज भी करता है ये। लेकिन वो भी एक लिमिट तक है, ये भी जानिए, एक लिमिट तक। हर चीज़ इकोनॉमी में फिक्स रूल नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन्फ्लेशन एक टाइम तक इंपोर्ट को बढ़ावा भी दे सकता है, ये भी सच्चाई है। क्योंकि जैसे इंपोर्ट जब एक्सपेंडिचर बढ़ाया गवर्नमेंट, जब इन्फ्लेशन पॉजिटिव फॉर्म में है, इन्फ्लेशन जब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बढ़ाया, इन्वेस्टर्स बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ा, नौकरी बढ़ी, इन्फ्लेशन तब बढ़ा, तो क्या होगा, एक्सपोर्ट तब तो बढ़ेगा ना। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट भी बढ़ेगा, सामान रॉ मटेरियल भी हम मंगाएंगे, ये दोनों काम करेगा। नहीं समझे? देखो पहली बात तो ये दिमाग में रख लेना, इकोनॉमी की जो भी चीज़ें पॉलिसी है, ये बात रखिए कि इन्फ्लेशन एक लेवल के बाद नेगेटिव होता है, एक लेवल तक अच्छी चीज़ होती है, फिर एक लेवल से जब डाउन होता है तब भी नेगेटिव होती है। तो इसलिए जब भी इन्फ्लेशन, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डाल के बढ़ा रही थी ना, ये वाला पॉइंट याद है ना, वो एरो डायग्राम, एक्सपेंडिचर डाल के गवर्नमेंट क्या इन्फ्लेशन बढ़ रहा था ना, तब इन्फ्लेशन बढ़ रहा था तो गवर्नमेंट की अपनी इकॉनमी क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। और जब एक्सपैंड हो रही है तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ा दोगे ना, और रॉ मटेरियल का इंपोर्ट भी तो करोगे। ये वाले टर्म भी लिख लो आप, एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगा। अगले पॉइंट में ये भी लिख लो, कैसे बढ़ाएगा, वो जो मैंने डायग्राम बनवाया उसे वहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, और कैसे ये वैल्यू कम, एक्सपोर्ट कैसे घटाएगा जब रुपए की वैल्यू डिप्रिसिएट करेगी उसके बेसिस पे। और ये जो पॉइंट ये मैंने सर्कल बनवाई है, इसी के आसपास ऐसे लिख लीजिए और हेडिंग फॉर्म में लिख लीजिए नीचे, जैसे स्टैग्फ्लेशन लिखा, फिर यहाँ लिख लीजिए आप क्रेडिटर और डेब्टर पे प्रभाव, फिर यहाँ पे आप लिख लीजिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, साथ में नीचे हेडिंग में अपना एक्सप्लेन कर लीजिए, जिससे ये एरो डायग्राम बना रहेगा, आपको की पॉइंट्स याद रहेंगे। और जब की पॉइंट्स याद रहेंगे और नीचे आप वो पॉइंट लिखे रहेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। समझे नोट्स बनाने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ? ये पहले आप लिखे इफेक्ट, ये आप सर्कल बना दिए, ऊपर एरो फॉर्म में आपने दिखा दिए सारे की पॉइंट्स को नीचे फिर जब एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके आप, तो अपना एक्सप्लेन करते जाइए अपने नोट्स में, अपनी लैंग्वेज में, जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया तो उसे आप वही एग्जाम्पल वहाँ पे डिनोट कर दीजिए। बाकी बुक इस लैंग्वेज जो हमने नोट्स प्रोवाइड किया है उसमें ग्रुप में है, क्या नाम, टेलीग्राम वाले, आप उससे जाके रिवीजन कर लो अगर कुछ नहीं समझ में आता है। अगला इसका होगा इनइक्वालिटी इन इनकम। आय में एक्चुअली में इनइक्वालिटी रहेगी, मतलब समानता, असमानता, आय में असमानता, इनइक्वालिटी इन इनकम, इनइक्वालिटी, आय में असमानता। कॉन्सेप्ट पढ़ाया इन्फ्लेशन का। अब बताइए आय में असमानता कैसे रहेगी, कोई इधर से बताओ हमें। आय में असमानता कैसे होगी इन्फ्लेशन बढ़ने पे, मुद्रास्फीति बढ़ने पे?
है? मजदूरी और सोचिए कैसे मजदूरी कम कैसे हो जाएगी? रुपए की वैल्यू गिरेगी। हाँ ये भी ऑप्शन सही है। हाँ ये भी सही। और बताइए कोई और क्यों आए विवृत्ति नहीं होगी? रुपए की वैल्यू है कम हो जाएगी। यस। और कोई एक्चुअली में जो प्रोडक्ट बना रहे होंगे, जो होल्डर होते हैं उनके पास पैसे बढ़ जाते हैं, या जो कंपनियां होती हैं बड़ी, इन्फ्लेशन से कई बार उन लोगों को फ़ायदा होता है जो हायर इकोनॉमिक स्टेटस में होते हैं इकोनॉमी में, क्योंकि उनके प्रोडक्ट वो जानबूझ के मैनिपुलेट भी कर देते हैं, होर्डिंग करते हैं। होर्डिंग के थ्रू भी इन्फ्लेशन कॉजेस क्या क्या थे? इन्फ्लेशन के कई कॉजेस थे ना, तो उसमें पैसे क्या हो रहे थे? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो रहा था? नहीं हो रहा था ना। तो उसमें इन्फ्लेशन एक बार बढ़ने के बाद लोग क्या करते हैं, कई बार वो अपनी और चीज़ें घटा देते हैं। जैसे जो लागत लग रही होती है उनकी, मटेरियल पे लागत लग रही है, कुछ चीज़ों पे लागत, तो डिमांड को घटाएंगे ना, वो तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ा। प्रोडक्शन उतना रखे, उसकी रेट बढ़ा दिए वो, तो क्या हुआ? कंपनियों के पास पैसे ज़्यादा चले गए ना। तो इनइक्वालिटी, असमानता यही होगी, सबके पास पैसे एक्चुअली बराबर नहीं होंगे, एक तरफ एक्यूमुलेट भी हो सकते हैं। एक्यूमुलेशन मतलब एक तरफ, कलेक्टिव मतलब एक तरफ ज़्यादा जा सकता है। 21 वाला तो लगा, आप लोग किस में लगा रहे हैं उसमें अटेंडेंस? कोई पेपर चला दो आज का, भर दो, फिर देखते हैं। 21 का सुबह वो पता नहीं क्यों लगा दी, समझ रहे हैं, उनका तो सेकंड मीटिंग क्लास थी आज, इसीलिए मुझे पता है। लेकिन अगले डेट में एक्चुअली में लगाना नहीं चाहिए, कौन कौन आया कौन नहीं। खैर कोई बात नहीं। आया ये पॉइंट समझ में? क्लियर? एक पॉइंट है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट जो होता है, मुद्रा, एक्सचेंज का क्या होगा? मुद्रा विनिमय। एक्सचेंज रेट एक्चुअली में होता है, मुद्रा विनिमय कहते हैं एक तरह से, जो हम दूसरी करेंसी के सापेक्ष, वर्ल्ड की फॉरेन करेंसी के सापेक्ष एक्चुअली हमारी इकोनॉमी की वैल्यू गिर जाती है ना, उस पर प्रभाव पड़ेगा ना एक्सचेंज रेट पे। एक्सचेंज रेट एक्चुअली में कहते हैं, एक्सचेंज रेट इसलिए कहा जा रहा क्योंकि जो रेट होगा ना दो फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में हमारी करेंसी का, ये घटता बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ने पे क्या होता है कि हमारी, इन्फ्लेशन बढ़ने पे क्या हो रहा है, मेनली हमारी करेंसी की वैल्यू घट रही है। ये टर्म तो बढ़ा, ये क्लियर है ना। तो जब हमारी टर्म वैल्यू घटेगी तो बाहर वाली मुद्रा मजबूत होगी ना, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। एक्सचेंज रेट पे ये इफेक्ट हो गया। और एक है करप्शन, अगला पॉइंट करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बढ़ाएगा। स्पेकुलेशन टर्म हमने यूज किया था कल, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन को हिंदी में कहते हैं कि अनुमान करके उसको मैनिपुलेट करना। अनएथिकल वे होता है ना कि भाई पता चल रहा है कि प्याज का दाम बढ़ रहा है, आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए था वो लोगों ने होल्ड कर लिया। इनइक्वालिटी इन इनकम ये भी वाला चक्कर है, जैसे प्याज का दाम बढ़ा, लोगों ने क्या किया, उसे होल्ड कर लिया, जबकि होल्ड नहीं करना चाहिए ना, अनएथिकल है कि भाई फूड का आइटम में सबको मिलना चाहिए ना बराबर। अब आपने क्या किया, दाम बढ़ा तो आपने सोचा कि हम उसे होल्ड कर लें, और इसमें कौन होते हैं होल्ड वाले, मिडिल मैन। ये करप्शन है ना एक तरह से। और इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी अगर चेक एंड बैलेंस नहीं रखता तो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का करप्शन है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, बाकी और डायमेंशंस आप सोच सकते हैं कहां पे और भ्रष्टाचार बढ़ा सकता है इन्फ्लेशन।
डिमांड सप्लाई जो गैप क्रिएट होती है वो डिफरेंट सेक्टर्स में होंगी वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से। तो वहाँ पे अगर चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट मेंटेन नहीं करती, डिफरेंट डिपार्टमेंटों के थ्रू डिफरेंट कानून इम्प्लीमेंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के, अगर उन कानूनों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है तो मतलब क्या है, भ्रष्टाचारी है। और अनएथिकल बिजनेस करना भी, जो लोग डिमांड उसका इन्फ्लेशन को मैनिपुलेट करके आगे अपने दाम बढ़ा दे रहे हैं, वो भी तो गलत है। किसकी बात करते हैं? रॉ मटेरियल ना, अब वो डिपेंड करेगा मुद्रास्फीति पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में अगर यूज़ हो रहा है ना, मैंने दो बातें बताई थी। देखिए, एक लेवल के बाद जब जाने जाता है, कई टर्म कल बताए थे, कई टाइप इन्फ्लेशन के, जब इतना ऊपर जाने लगे तो बेकार हो जाएगा। जैसे स्टैगफ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो कोई मतलब नहीं है। मटेरियल का कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं है कि मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी, डिमांड बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ी, साथ में लोगों के पास पैसे बढ़े, तब इन्फ्लेशन बढ़ा, दैट इज़ गुड थिंग। तब वहाँ पे डिमांड मटेरियल की बढ़ेगी नहीं तो नहीं बढ़ेगी। डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप होने से ही एक्चुअली में इन्फ्लेशन आता है। और कई बार इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ाना पड़ता है जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़े कंट्री में। तो जितने टर्म एक्चुअली बता रहे हैं वो इंटर रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं ये, लेकिन आप लोग एक बार साथ में किताब भी पढ़ेंगे तो इंटरलिंकेजेस कर पाएंगे और ये पता चल रहा होगा कि एक हमेशा इन्फ्लेशन ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना। हर चीज़ें एक्चुअली में क्या, किस फॉर्म में चल रही हैं, चेक एंड बैलेंस। हमें बीच का रास्ता, मतलब दो तरफ अगर खाई है तो बीच का रास्ता हमें वो पकड़ के चलना है कि भाई ना इधर झुकना है ना इधर झुकना है, बीच से निकल जाना है। यही वाली कंडीशन कर रही है ना गवर्नमेंट। और इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए हमने मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स बताए थे आप लोगों को, कुछ याद है? टाइट मनी पॉलिसी वाले बताए थे, और एक्सपेंशनरी में भी होता है कि बढ़ाते हैं एक्चुअली में इन्फ्लेशन, एक्सपैंड करते हैं जब इकॉनमी, तो उसमें ये होता है कि इन्फ्लेशन कम होता है तो उसमें मुद्रास्फीति थोड़ा ऊपर करते हैं। ये हो गए सारे इफेक्ट मुद्रास्फीति के प्रभाव। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत अभी तक, हम आगे बढ़ रहे हैं, दो टर्म और नए आ रहे हैं। इन्फ्लेशन के देखो, इन्फ्लेशन क्या है ये बताया, इन्फ्लेशन के कॉजेज बता दिए, इन्फ्लेशन के टाइप्स बता दिया गया, और इन्फ्लेशन के प्रभाव बता दिए गए। हो सकता है कुछ टर्म ऐसे एक आध कोई और इन्फ्लेशन के पूछे जाते हों जो सामने आए आप लोगों के क्वेश्चन करते समय, तो वो उस समय उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे अगर कुछ ऐसा रहा। क्योंकि कई बार कई टर्म ऐसे होते हैं कि जो कई किताबों में नहीं होते, कोई स्पेसिफिकली कहीं से उठा लिया जाता है, या किसी इकोनॉमिस्ट या कई इकोनॉमिक सर्वे में कोई नया टर्म आया होता है। ठीक, क्लास में ही है ना। क्या बोला मैंने अभी? अरे तभी कहाँ पढ़ाए हैं, अभी तो हम पढ़ाए नहीं ना उसे, पढ़ने तो आगे हम वही तो पूछ रहे हैं सबसे, कोई दिक्कत है कहीं? क्लियर? ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे WPI CPI। इसको हेडिंग डालिए आप लोग, मेथड्स ऑफ, नहीं हिंदी में कहेंगे मुद्रास्फीति मापने के विधियां, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर को मापने की विधियां, या मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन।
डाल के एक बात सुन लीजिए, इसमें 21 रेट डाल के लिख दीजिए और एक बैक साइड में लिखिए क्योंकि इसके बाद की क्लास हमारी है वो एक्स्ट्रा क्लास ऊपर डाल दीजिए जो वो पानी भरने से छुट्टी हुई थी ना इसको कवर करेंगे। एक बुधवार को निकाल लीजिए इस क्लास के इसमें मत भरो। समझ में आया? एक तरफ एक्स्ट्रा क्लास और एक तरफ ये नाम में कर दो जो अभी सुबह वाली क्लास चल रही है 21 रेट डाल के एक तरफ एक्स्ट्रा क्लास डाल दो ये तरफ डाल दो मैं एक तरफ से चला जाएगा यहाँ से नहीं पीछे की एक्स्ट्रा क्लास इस पे एक्स्ट्रा क्लास नहीं को आगे नहीं इस पे एक्स्ट्रा क्लास है लिखो यहाँ टाइमिंग लिखो 9:30 से 11 9:30 से 11 और डी का के लोग भर दिए ना इसमें एक्स्ट्रा क्लास के भी पीछे एक्स्ट्रा क्लास है आगे देख लेना कौन सी एक्स्ट्रा क्लास की है टाइमिंग उस पर भी अटेंडेंस लगाते हुए अपना फिलअप करके चले जाओ। मेथड्स ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन है मैंने इन्फ्लेशन स्लिप लिख दिया है ठीक है उसमें एक्चुअली में दो टर्म आते हैं WPI एंड CPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक। होलसेल प्राइस इंडेक्स को थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। ठीक, अब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? देखिए इसको जो कैलकुलेशन के और डेप्थ अंदर मेथड जाने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ इसके पैरामीटर जानने होते हैं, इसका यूज कहाँ होता है और कौन इसे जारी करता है। बाकी वो स्टैटिक्स जो जिनका सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स वाले वो बाकी देखते हैं। हमें ये देखना होगा इसमें क्या आइटम आता है, किन चीज़ों पे गवर्नमेंट मेजर करती है, कौन सा डिपार्टमेंट मेजर करती है। ठीक, क्लियर। ये एक्चुअली में होलसेल प्राइस इंडेक्स जो निकाला जाता है
थोक का मतलब समझ ही रहे हैं, उस पॉइंट पे जहां पे बल्क में सामान का क्रय विक्रय होता है। बिजनेस टू बिजनेस के बीच में जो होलसेल दुकानें होती हैं, आप देखते हैं एक रिटेल दुकानें होती हैं, एक होलसेल होती हैं। तो होलसेल वाला जो होता है तो वहाँ पे मेजर किया जाता है, पूरा एक बास्केट होता है कि इतने सामान का बास्केट हो गया, और वो सामान जो बिकते हैं उसका जो प्राइसेस होता है वो कैलकुलेशन में यूज होता है। ये क्योंकि इंडेक्स है, इंडेक्स मेजर किया जाएगा ना, इंडेक्स में एक्चुअली में लिस्ट आउट की जाए सामान की और उसका एवरेज रेट और अपना एक मतलब कभी वीकली, मंथली और क्वार्टरली, इस तरह से एक्चुअली में इंडेक्स जारी होते हैं। और इसको जारी कौन करता है? हैं? नहीं, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है WPI का, CPI अलग जारी करता है, बता दे रहे हैं। WPI का कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर हिंदी में एक्चुअली में वो टर्म ही वैसे ही आता है। हिंदी में भी डिपार्टमेंट का नाम एक्चुअली में ज़्यादातर इंग्लिश में ही ऐसे सेम दे देते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर, अर्थशास्त्र सलाहकार ऐसे नहीं देते। ज़्यादातर मिनिस्ट्री का नाम आप लोग क्या पढ़ते हैं, सीधा इंग्लिश में ही रहता है ना हर जगह। वो कॉमर्स मिनिस्ट्री मतलब कॉमर्स को हिंदी में देखिए वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत में एक डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक एडवाइजर का ऑफिस, उसके तहत WPI पब्लिश किया जाता है। ठीक, और इसमें बेस ईयर जो लिया गया है, बेस ईयर का कॉन्सेप्ट मैंने कब पढ़ाया था? हाँ, 11-12 बेस ईयर 2011-12 लिया जाता है इसके लिए। लिख ली एक्चुअली में ये पॉइंट जो हम बता रहे हैं ना, ये पॉइंट आप लोग ऐसे लिखते जाइए साथ में। जैसे ये लिखे, ये कौन जारी कर रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री, फिर ये इसका बेस ईयर क्या है, इसका डेफिनेशन इसमें क्या आता है, बल्क में सामान एक जगह पॉइंट ऑफ सेल के तहत आते हैं, क्रय विक्रय। तो ये तीनों पॉइंट आपने लिख ली तो आपको क्लियर हो गया ना WPI में क्या इंक्लूड कर रहे हैं। या जैसे ये WPI मैंने लिखा तो यहाँ पे एरो फॉर्म में लिख लीजिए आप एक एक पॉइंट यहाँ पे। बाकी किताबों में बहुत ज़्यादा दिया होगा, पूरा लिखा होगा 2-2 पेज, तो आपको उतना नहीं पढ़ना। एग्जाम पर्पज से जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए पढ़ना उतना हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। और अब इसके कैलकुलेशन के जो मेथड हैं वो स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। सांख्यिकी जो अलग स्ट्रीम चलती है वो इकोनॉमिक्स में आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे ना, आपको जरूरत कभी पढ़ने वाली है। बीकॉम किया आपने? ये इनसे पढ़ लेना जिनको पढ़ना हो, ये पढ़ा देंगे। ये मैंने 3 मिनट एक में यार बताया, मंत्रालय जारी करता है, बेस ईयर हो गया, और एक में डेफिनेशन बताया ना, परिभाषा बताई कि जहाँ से क्रय विक्रय होता है होलसेल, थोक में जहाँ से क्रय विक्रय होता है, जिस पॉइंट 2 बिजनेस के बीच में होता है, 2 दुकानें जैसे सुनते नहीं कि एक होलसेल वाली है और एक रिटेल, फुटकर ना, फुटकर वाला भी CPI में बताएंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में एक्चुअली में रिलेट कर लो वहाँ से, इसीलिए मैं एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ जिससे आप रिलेट करो। और इसके बास्केट में एक्चुअली में कुछ चीज़ें आती हैं WPI के, तो उसमें कुछ परसेंटेज रहता है। इसमें WPI में आगे ऐसे ही ये 3 लाइन फिर बना लेना। आगे WPI के बास्केट में क्या क्या चीज़ें रहती, कितने परसेंटेज में। WPI जो थोक कहा जा रहा है ना कि होलसेल, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं कैलकुलेशन में, तो वो जब नोट डाउन करिए आप तो WPI लिखिए और ये लिखिए WPI बास्केट लिखिए। बास्केट लिखने के बाद मतलब टोकरी,
टोकरी जो मतलब होलसेल जो देख रहे हो थोक का, तो उसमें क्या क्या सामान ले रहे हैं ये लोग कैलकुलेशन में, किसका कितना वेटेज दे रहे हैं। तो उसमें एक्चुअली में प्राइमरी आर्टिकल प्राथमिक वस्तुओं को ये देते हैं 22.62%, 22.62% प्राइमरी आर्टिकल को देते हैं। एक एरो के सामने ये लिखना, प्राइमरी आर्टिकल मतलब प्राथमिक वस्तुएं 0.62, 22.62। दूसरा पॉइंट फ्यूल एंड पावर, ईंधन और नहीं, शक्ति नहीं कहते, पावर मतलब बिजली होती है वहां पे। फ्यूल एंड पावर या एनर्जी लिख लो, इसे सिंपल सी बात एनर्जी लिख लो। इसमें परसेंट है 13.15% इनका वेटेज रहता है, 13.15। एक मिनट बताते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लिखो अगला पॉइंट। ये एक्चुअली में बास्केट में इंक्लूड रहता है 64.23, 64.23% इनका वेटेज रहता है। हाँ आप बताइए क्या कह रहे थे आप? ये ना कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वही एक्चुअली में ये जारी करता है, अपना सर्वे वर्वे करा के डाटा लेता है और उसी से ये अपना कैलकुलेट करके जारी करता है। यार इतना क्लियर कट बोले आप लोगों को, तब भी ये नहीं लिख पा रहे हो, बता। ऐसा मत हो, हम सभी इसी फेज से गुजर के आते हैं। सोचने की क्षमता नहीं कम है किसी की, सबकी बराबर है, बस कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है। कंसंट्रेशन कम हो सकता है, ये बात मान सकते हैं, सोचने की क्षमता किसी की कम नहीं है। हाँ बताइए। बेस ईयर कहाँ पे यूज़ होता है और करंट मार्केट रेट पे, दोनों पे यूज़ होता है। अब जब इस पे इन्फ्लेशन निकालेंगे क्या निकालते हैं, ये बात हमने बताई हुई है, बताई थी कि नहीं। बेस ईयर से कैसे एक्चुअली में हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। एक तो बेस ईयर पे प्राइस हो गया, दूसरा करंट मार्केट रेट पे प्राइस हो गया। इन दोनों में जो डिफरेंस रहा उसका परसेंटेज किस पे निकालेंगे, बेस ईयर पे। मान लिया किसी चीज़ का ये फ़ोन का प्राइस है बेस ईयर पे 100 रुपये और करंट मार्केट रेट पे बेस ईयर 2011-12 की प्राइस। बेस ईयर जो कहते हैं ना, हमने कांस्टेंट प्राइस और ये सब प्राइस बताई थी इकोनॉमी के स्टार्टिंग क्लासेस में ही। किस चैप्टर के अंतर्गत बताई थी? जब जीडीपी जीएनपी ये सब कैलकुलेट कर रहे थे, वहाँ पे मैंने बेस ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। उसके बाद फिर से मैंने बेस ईयर समझाया है, आके जब आगे हमारे सबसे बजट पढ़ा रहे थे तब भी। तो बेस ईयर का कॉन्सेप्ट हमने बताया था। बेस ईयर तो अगर मान लिया ये 100 रुपये था, अभी 110 रुपये हो गया मार्केट रेट पे, तो अभी अब इन दोनों के डिफरेंस में कितना इंक्रीज हो गया इंटरेस्ट, मतलब कितना इन्फ्लेशन हो गया इस पर? 10% ना। बस ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। हर साल कह रहे हो, मैंने बताया अभी वीकली, मंथली, क्वार्टरली इस तरह जारी होता है। सीपीआई जैसे जारी होता है, वीकली भी जारी होता है। कुछ चीज़ें वीकली जारी, वो डिपेंड करता है किस तरह से वो इकॉनमी को मैनेज करना है, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन ज़्यादातर वीकली या मंथली सीपीआई जारी होता है। डब्ल्यूपीआई क्वार्टरली हमारे साथ से जारी होता है। वो एक बार देखना पड़ेगा मुझे क्या क्या उसमें है टर्म। अब इसी WPI में एक टर्म और आता है WPI के आसपास, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये एक्चुअली में पूछा जाता है डायरेक्ट प्रीलिम्स में। WPI के साथ साथ ये टर्म है, इसीलिए बता दे रहा हूँ। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक, और प्राइस इंडेक्स एक्चुअली में वही होगा आपका जो मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक।
ये दादा सीपीआई है, वो हम आगे आते हैं ना उस पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हाँ तो हमने सीपीआई थोड़ा ही बोला, हमने पीपीआई बोला है। हमने डब्ल्यूपीआई में एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। जो बोल रहा हूँ उसको पे भाई कंसंट्रेट करो यार। सीपीआई में हमने अभी क्या कहा, डब्ल्यूपीआई में ही एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो इससे रिलेटेड है, इसीलिए मुझे इसको यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, अदरवाइज उसको मैं बाद में भी एक्सप्लेन कर सकता था। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, जहाँ पे वस्तुएं बनती हैं वहाँ पे जो रेट में फ्लक्चुएशन होगा, जो चेंजेस होंगे, वहाँ पे जो इंडेक्स बनेगा वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होगा। और डब्ल्यूपीआई क्या हुआ, जब बिजनेस में आ जाता, बिजनेस टू बिजनेस होलसेल हो रहे हैं, थोक में बिजनेस टू बिजनेस। जैसे मान लिया आप एक बिजनेस हो, नाम क्या आपका? सोनू शर्मा। और एक हो गया अरुण कुमार, आपका नाम क्या है? वैशाली। अब ये वैशाली और सोनू शर्मा एक्चुअली में बिजनेस टू बिजनेस ये होलसेल करते हैं, और अरुण कुमार क्या करते हैं, सामान बनाते हैं। इनके बीच में जो होलसेल चल रहा है ये किस में आएगा, डब्ल्यूपीआई में। इनके पास अपनी दुकान है या अपने स्टोरेज हाउसेज है, दोनों के पास सामान रखते हैं और एक दूसरे से होलसेल करते हैं। ये नॉर्मल कस्टमर को नहीं पूछते, कहते हैं भाई हम नहीं बेचेंगे, जाओ तुम। आपस में ही बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ बल्क में, ये क्या हो गया, डब्ल्यूपीआई में आएगा। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो मेजर होगा, जो अरुण कुमार फैक्ट्री अपनी चला रहे हैं, इनके प्रोडक्शन के कास्ट में प्राइसेस में अप डाउन ये जब करेंगे इनके इनपुट कास्ट के बेसिस पे, तो वहाँ क्या होगा, जो चेंजेस बनेंगे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बनेगा उसके बेसिस पे। पीपीआई कहते हैं इसको, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, नहीं, उत्पादक मूल्य सूचकांक। अब अगले टर्म पे आते हैं, मेन सीपीआई पे। ठीक, क्लियर? कुछ चीज़ें देखिए, जब एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है, जब आप किताबें पढ़ेंगे वो चीज़ें आपको ब्रेकअप हो जाएंगी, तो वो इजी गोइंग हो जाएगा, इमीडिएट। ठीक, अब सेकेंड टर्म है हमारा सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या हुआ, आप लिख नहीं रहे? देखिए लिख लीजिए, अदरवाइज बाद में आप लोग आके कहते हैं जब कि कुछ हमें नहीं आता है, हमने देखा नहीं, तो वो फिर थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। कोई भी अगर मेहनत कर रहा है कहीं पे भी, वो चीज़ें आप लोग ग्रास्प नहीं कर रहे, तो कोई भी टीचर होगा थोड़ा उसको लगेगा यार इतनी सारी चीज़ें हमने बताई एग्जाम्पल के फॉर्म में, आप लोग कंसंट्रेट नहीं है वहाँ पे। और इवन इन्वॉल्व मैं कर रहा हूँ सबको कि सब लोग सोचो समझो उसको। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसमें एक्चुअली में 3 या 4 टाइप से मेजर होता है, ठीक है, और अलग अलग मिनिस्ट्रियों के द्वारा एक्चुअली में मेजर वो कराया जाता है। 4 टाइप्स के होते हैं ये, देखो 4 टाइप्स से। सीपीआई, पहला लिखो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। इंडस्ट्रियल वर्कर की हिंदी तो समझ गए आप, इंडस्ट्रियल वर्कर समझ रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करने वाले आदमी। सीपीआई एक निकाला जाता है इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई लिखो उसके आगे इंडस्ट्रियल वर्कर लिखो, पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप हो गया सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर्स, एग्रीकल्चर के जो लेबर होते हैं, मतलब किसानों वाले जो होते हैं,
उनका सीपीआई। तीसरा सीपीआई लिखो, फिर रूरल लेबरर्स, ग्रामीण क्षेत्र के लेबर वर्कर। एक हो गया सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दूसरा हो गया सीपीआई एग्रीकल्चर वर्कर्स या लेबर, एग्रीकल्चर लेबर्स। सीपीआई मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसका निकाला जाएगा? एग्रीकल्चर लेबर का निकाला जाता है। एग्रीकल्चर लेबर हिंदी तो समझ में आ रही होगी ना, इसमें टर्म एग्रीकल्चर ये सब बहुत जनरल टर्म है, ठीक है। सीपीआई रूरल लेबर्स, ग्रामीण क्षेत्र वाले जो लेबर होते हैं। अगला सीपीआई जो जारी हो रहा है ये होता है रूरल ऑब्लिक अर्बन ऑब्लिक कंबाइंड। कंबाइंड किसकी हिंदी? कंबाइंड की संयुक्त, शहरी ग्रामीण और संयुक्त लास्ट वाले में। सीपीआई ये हो गया कंज्यूमर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक। अब ये भी एक्चुअली में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है? रिटेल प्राइस पे एक्चुअली में जो चीजें होती हैं, रिटेल कंज्यूमर प्राइस एंड उपभोक्ता मतलब जो आप लोग उपभोक्ता जो चीजें यूज करते हो उसमें जो चीजें घटोतरी और बढ़ोतरी होंगी उस पे जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके इंडेक्स जारी किया जाएगा, सूचकांक सूचित किया जाएगा, उसको सीपीआई में शामिल करते हैं। ये क्या सिंपल से टर्म में ये रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है, यही बात लिख लीजिए। रिटेल मतलब फुटकर मुद्रास्फीति को मापन इसी के द्वारा किया जाता है। रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई में होल यहाँ पे लिखोगे, ये टाइप्स हो गए कि सीपीआई के बारे में हम बता रहे हैं। ये फुटकर मुद्रास्फीति का मेजरमेंट इसके थ्रू होता है, या रिटेल इन्फ्लेशन का मेजरमेंट होता है इसके थ्रू। और रिटेल मतलब समझ रहे हैं ना, फुटकर सामान जो खरीदते हैं आप, दाल चावल गेहूं अदर सामान हो गए इंडिविजुअल यूज के लिए जो यूज होते हैं हमारे, थोक भाव में नहीं। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, डिफरेंट जो वस्तु होंगे ढेर सारे अलग अलग कई काइंड ऑफ हमारे पास वस्तुएं होंगी ना, जो हमारे पास वस्तुएं होंगी ढेर सारी, तो उसका एक बास्केट बना देगी। कई बार 23-24 आइटम होते हैं, कुछ कहीं पे कोर आइटम होते हैं, जैसे हम लोगों ने कोर इन्फ्लेशन पढ़ा था कि फूड आइटम हटा दो, वहाँ से पढ़ा था ना, फूड आइटम हटा के कोर बोला था ना, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन बोला था कि सभी वस्तुओं पे इन्फ्लेशन, ऐसा था ना। ऐसे ही ये जो बास्केट होते हैं इसी के थ्रू जारी होते हैं। तो सीपीआई एक्चुअली में जब जारी होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इसमें क्या होता है, आपके सारे वस्तुओं को लिए जाता है। मेन एक्चुअली में जो इन्फ्लेशन रिटेल वाला मेजर्स होता है इसके थ्रू होता है। ये वाला नीचे वाला चौथा टाइप जो लिखा है रूरल अर्बन कंबाइंड, तो इसमें इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए ये यूज किया गया। ये सब लेबर के लिए जारी होते हैं, इसके एक्चुअली में सबके बेस ईयर अलग अलग है। अभी ये नीचे वाला जो बेस ईयर है, नीचे वाले का संयुक्त, इसका 2011-12 है।
यहीं पे बना के लिखो, जैसे ऐसे बना दिए होगे ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखो कि बेस ईयर इसका ये है। ये जो जारी करता है ये अलग मिनिस्ट्री जारी करता है, ये जो जारी करता है ये CSO जारी करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जारी करता है। चारों नहीं यार, एक CSO जारी किया नीचे वाला चौथा, इसीलिए मैंने लिखा यार, देख लो इसको इधर, इसको CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी डिपार्टमेंट मतलब ऑफिस कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो जारी करता है CPI रूरल अर्बन और कंबाइंड। और जितने भी वर्कर ऐड है, जितने भी वर्कर और लेबर ऐड है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जारी करती है, मतलब श्रम मंत्रालय। ठीक, क्या हुआ, आप बड़े टेंस में, नहीं समझ में आया? वो तो लेबर लॉ अलग है, ये इंडेक्सेस हैं वो लेबर एम्प्लॉयमेंट और अलग अलग चीज़ें, कितना वेजेस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये सब स्टैटिस्टिक्स के काम हैं। आप इसके अंदर मत घुसो, ये कैसे कैलकुलेट होता है इसके अंदर नहीं घुसना है, समझे आप? वो स्टैटिक्स वाले डिपार्टमेंट का काम होता है। अब CSO जारी कर रहा है तो ऑब्वियस बात स्टैटिकल वाले, और बाकी अरुण कुमार कॉमर्स वाले बैठे हैं, उनको पकड़ लेना जिसको और ज़्यादा घुसना होगा। वो देखो दूसरी तरफ देख रहा है। ठीक, इसमें और कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि और चीज़ें और पढ़नी पड़े। इसमें एक दो चीज़ें बचती हैं, जैसे कि इसमें बास्केट में क्या क्या होता है कई बार। तो कोर इन्फ्लेशन वाला बास्केट मैंने बता दिया था आपको। कोर इन्फ्लेशन वाले में क्या कैलकुलेट करते हैं, कुछ आइडिया किसी को थोड़ा सा बता दो मुझे, आप लोग बताइए। कोर इन्फ्लेशन कल बताया था मैंने, कोर मुद्रास्फीति, कॉपी मत पलटो, कुछ याद है? 2-3 बार बताया था। अरे बहुत सही, ताली बजा दो भाई, गुड। फूड आइटम को छोड़ के जिन पे एक्चुअली इन्फ्लेशन मेजर होता है वही एक्चुअली में कोर इन्फ्लेशन में आता है। और हेडलाइन आप लोग बताइए, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या बताया था? सब कुछ आता है। अरे दादा, इधर का पार्ट था। अच्छा, तैयारी अच्छी चल रही है दोनों लोगों की, चलो कोई नहीं। अब इस पे आते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स लेती है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ बताइए, हमने तो कई चीज़ें बता रखी हैं इन्फ्लेशन कहाँ पे। एक तो RBI वाले सारे टर्म बता रखे हैं, मौद्रिक नीति के तहत कैसे एक्चुअली में कंट्रोल करती है। बताइए ना, बता दो। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करेंगे? अब लो, पलट लो, कोई बात नहीं, किसको मत यार, थोड़ा बहुत हंसी मजाक नहीं करेंगे आपस में तो मतलब अभी आप लोग ही बोर हो जाओगे थोड़े, तो इसलिए मतलब सरमाया मत करो। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हम किसी का, हमारा दुश्मनी नहीं है भाई, यहाँ पे सब एज ए फ्रेंड ही हो, पढ़ रहे हो पढ़ो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। बताओ मुद्रास्फीति से कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, बताइए आप। हाँ, खड़े हुए, मेजर्स मैंने बहुत से बता रखे हैं। RBI कैसे कंट्रोल कर रही है इन्फ्लेशन, ये बताइए। गवर्नमेंट से क्या करेगी उसके थ्रू, पूरा हमें प्रोसेस बताओ। हमने सब लिंकेजेस बताए हैं, वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है उससे। फिर
प्रतिभूतियां तो खरीदे और बेचे तब तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली मुझसे हुआ क्या, कैसे? बताओ अरुण, आप सबको एक्सप्लेन कर दो। हाँ हाँ बोलो, बोलते रहो। नहीं उसे मत बताओ। आरबीआई का हमने मॉनेटरी पॉलिसी बताया था ना, उसके तहत कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रही है आरबीआई? आरबीआई कैसे कंट्रोल कर रही है? आरबीआई एक्चुअली इन्फ्लेशन को कह रही है 4+-2 के बीच में रखना है ना, इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट कर रही है? ना ये तो एक्चुअली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्या बताया था, टाइट मनी पॉलिसी में टर्म बोलो, वो एक बोले हैं हम, ओएमओ तुम्हारे सामने बोले हैं, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, रेपो रेट बढ़ाती है। हाँ बताओ, यही बताओ ना, ये सब बताओ जो टर्म हमने तुमको मॉनेटरी पॉलिसी वाले पूछ रहा हूँ। नहीं हिंदी में ही बताओ, मैं नहीं कह रहा हूँ। तुमने मुझे कहा कि एक्सचेंज रेट वाले पे चले गए, एक्सचेंज रेट वाला क्या मैंने टाइट मनी पॉलिसी में है इन्फ्लेशन का कंट्रोल का। एक्सचेंज रेट में एक्चुअली में जो फ्लो कराओगे इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट के लिए, वहाँ पे क्या पैसे का अप एंड डाउन के लिए एक्चुअली में डिमांड सप्लाई कम करोगे, इन्फ्लेशन वहाँ पे होता, बट वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता ना। उसमें एक्चुअली में स्टेबलाइजेशन कहते हैं वो। अभी जब हम एक्सचेंज रेट वाला टॉपिक पढ़ाएंगे ना, बीओपी वाला, तो वहाँ पे 2-3 टर्म आएंगे। हाँ हाँ ओएमओ ये सब तो है ना। मेनली हमें क्या करना है इन्फ्लेशन कंट्रोल में? मेनली क्या होता है ये बताओ? मनी सप्लाई कंट्रोल करना ना है। हाँ डिफरेंट एक्चुअली टूल यूज करना है इन्फ्लेशन को कैसे हमें कंट्रोल अप एंड डाउन करना है। उसमें दोनों मनी क्वांटिटेटिव टूल भी करते हैं, क्वालिटेटिव टूल भी करते हैं। ये सब तो एक्चुअली में इंस्ट्रूमेंट हो गए मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो भी मौद्रिक नीतियाँ आपकी बनी, उसमें क्या हो रहा है? मौद्रिक नीतियों से हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं? मनी की सप्लाई ना, मेनली मनी की वैल्यू ही तो गिर रही है इन्फ्लेशन में। उसी के लिए जो टूल यूज हो रहा है, अगर पूछा जाए तो आप जो एग्जैक्ट टर्म लिखे हुए हैं आप उसे बता दें। देखिए मुझे पता है कि थोड़ा मोड़ा पता रहता है, लेकिन रिवीजन ना होने से आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता होती। इसकी वजह से आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज भी होंगे। फिर बैठ जाए, बोलिए। यस तो मैंने कंट्रोल के मेजर्स बोला ना। मैंने क्या बोला? मैंने कंट्रोल घटाने बढ़ाने की बात मैंने नहीं की। मैंने कहा कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ बताओ क्या कुछ बोल रहे हो? हाँ समझ गए पढ़ लिए ना। कोई बात नहीं।
एक टर्म में इन्फ्लेशन में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ये आ रहा है, एक सीपीआई डब्ल्यूपीआई मेजर्स के अलावा एक टर्म और आता है आपका, जब हम एक्चुअली में जीडीपी जीएनबी ये सब पढ़ा रहे थे ना, तो उस समय एक टर्म बोले थे जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर देखो पलट के, और स्फीति ऐसे कुछ बोले थे। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और स्फीतिक बोला था ना, उसका क्या रेशियो था, क्या था? नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, ये टर्म बोला था ना मैंने। नॉमिनल कौन सा था? मार्केट प्राइस पे, और रियल वाला बेस ईयर पे। ये जो रेशियो होता है ये भी मेजरमेंट करता है इन्फ्लेशन का। उस समय भी बोला था ये बात, हो सकता नोट डाउन ना किए हो, लेकिन एक्चुअली में हमारे इंडिया में ये चीज़ें कम यूज़ की जाती है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई की मेनली यूज़ किया जाता है। ये भी इन्फ्लेशन का मेज़र होता है। जो आज के नए हो वो आप लिख लीजिए, ये टर्म भी वहाँ पे सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बाद भी मेजरमेंट में। जीडीपी डिफ्लेटर और स्फीतिक या अस्फीतिक है ना, अस्फीतिक। आप लिख नहीं रहे हो, कुछ का चक्कर है, लिखे हुए हो गया है? क्या? अरे तो टर्म ही तो लिखा रहे हैं, बहुत बड़ा काम थोड़ी है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार, आपकी तरफ देखते हुए भूल सब जाओगे, ये भी जान लो। अगर रिवाइज नहीं रखोगे, टर्म ऐसे नहीं लिखे रहोगे ना, तो समझ में नहीं आएगा कहाँ से लिंक मेक किए। इसीलिए तो हम ज़्यादा बहुत बड़े बड़े सेंटेंस भी नहीं लिखा रहे हैं, ब्रेकअप लिखवा रहे हैं कि आप ट्री डायग्राम पिक्टोरियल फॉर्म में किसी तरह चीज़ें आपको याद तो रहे यार। अगला टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लिख लो। बोलो आरबीआई जो मौद्रिक नीति के तहत फोकस करता है मेनली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे फोकस करता है कंट्रोल करने के लिए। ये बात नोट में लिख लो अभी करंट में, ठीक? नोट में ये बात लिख लो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को फोकस करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रेजेंट में इसी को 4+-2 के बीच में जो रखने की बात की जाती है ना, ये यही होती है।
अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हेडिंग डालो, एमपीसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति कमेटी। जीडीपी डिक्लेटर एक्चुअली होता है जीडीपी नॉमिनल, नॉमिनल अपना जीडीपी रियल। डिप्लेटर को अस्फीतिक कहते हैं, आपको वो ज्यादा टर्म टफ लग रहा होगा अस्फीतिक कहना। जीडीपी रियल, ठीक। क्या हुआ, अभी भी दिक्कत है? ये पिछला लिखा है इसीलिए मैंने कहा कि पिछला देख लो पलट के। कोई बात नहीं, जीडीपी वाली बोलो, क्या हुआ, नहीं लिख पाए फिर? क्या 4 प्लस माइनस 2, वो रेट बताया था, वो तो अलग है, मैं बता रहे हैं फिर से। एमपीसी में लिखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति कमेटी, ठीक है। इसकी कुछ हिस्ट्री लिख लो, ये क्या करेगा, ये करेगा, पहला पॉइंट ऐसे डालो, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मुद्रास्फीति को टारगेट करेगा। मुद्रास्फीति को सेंट्रल बैंक प्राइस लेवल मेंटेन करने के लिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है कि मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल, प्राइस लेवल को मेंटेन करे, प्राइस की जो रुपए की वैल्यू गिर रही है उसको एक चेक एंड बैलेंस के फॉर्म में मेंटेन करें। और ये कमेटी की हिस्ट्री क्या है, उर्जित पटेल के रिकमेंडेशन पे ये कमेटी बनी है। उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये कमेटी बनी है। ठीक है, 2014 में उन्होंने बोला था। और उर्जित पटेल की कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया था कि मौद्रिक नीति के तहत, लिख लो ये बात, मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई जो है फोकस करेगी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल करने को, और वो 4 प्लस माइनस 2 के रेंज में रखेगी इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन को 4 प्लस माइनस 2 के रेंज में रखेगी। नहीं समझे? ठीक है, सुन लीजिए, उर्जित पटेल साहब हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कमेटी इन्होंने रिकमेंड किया कि आरबीआई जो है, आरबीआई यहाँ पे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये आरबीआई ना बना के एमपीसी बनाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगी। वो एक्चुअली में किसको टारगेट करेगी, कंज्यूमर, यहाँ इन्फ्लेशन को टारगेट करेगी। इन्फ्लेशन में कौन से बास्केट को टारगेट करेगी, सीपीआई को। सीपीआई को किस रेंज में रखेगी, 4 प्लस माइनस 2 के रेंज में रखने का प्रयास करेगी। सीरीज समझो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसके रिकमेंडेशन पे बनी, उर्जित पटेल की कमेटी के, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी का काम क्या होगा, मौद्रिक नीतियां बनाना, ठीक है। मौद्रिक नीतियां बनाना किस लिए बनाएगी, वो क्या काम करेगी, इन्फ्लेशन को टारगेट करेगी, इन्फ्लेशन को चेक एंड बैलेंस के फॉर्म में रखा जाए। और चेक एंड बैलेंस फॉर्म का रेंज क्या होगा, 4 प्लस माइनस 2। लेकिन ये 4 प्लस माइनस 2 कौन से परसेंटेज होंगे, एक डब्ल्यूपीआई एक सीपीआई है, इसमें सीपीआई वाले को ये चेक करेगी, सीपीआई वाले को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाले को, ठीक। और ये जब से कमेटी बनी यही काम कर रही है।
2014 में रिकमेंडेशन दिया था, कमेटी बाद में बनी है, 2016-17 में बनी है हमारी समझ से, 16 या 17 में बनी है। देख लो एक बार वो डेट देख लेना कोई, एक मिनट में डेट देख के बता दे रहा हूँ। डेट यार मैंने लिखा नहीं है, मेरे नोट में नहीं है, लेकिन मैं डेट वो बता दूंगा। ईयर की सीएन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारे साथ 2017 में बनी थी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे, ठीक है, इसके कंपोजिशन लिखो, मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोजिशन मतलब कौन कौन से मेंबर होंगे, बोलो बताओ किसी कुछ। स्टेप वाइज लिख रहे हो ना आप लोग। पहले हमने क्या बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसके रिकमेंडेशन पे आई, ठीक है। उसके बाद ये बताया कि वो काम क्या कर रही है, कैसे कर रही है, सीपीआई को टारगेट और ये सब। अब क्या बता रहे हैं, उसके कंपोजिशन बता रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। ये 6 मेंबर की कमेटी होती है। हाँ 6 आदमी होते हैं इसमें, 6 आदमी या औरत, आदमी मतलब औरतें मत कहना, ठीक है, पर्सन होते हैं, 6 पर्सन्स कमेटी होती है। कमेटी हमने दिखाई ना, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसी कमेटी में कितने मेंबर, जैसे कोई कमेटी आप बनाए उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे वही बता रहे हैं ना, कितने उसमें मेंबर होंगे, पहले वही बातें तो लिखा रहे हैं। कितने मेंबर होंगे उसमें, 6। उसमें से 3 जो होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल मेंबर होंगे, 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स होंगे, मतलब वहां के कर्मचारी। अब वो हायर लेवल के भी हो सकते हैं, सब हायर लेवल के ही रहते हैं। और 3 जो होंगे एक्सटर्नल मेंबर्स होंगे, वो नॉमिनेट की जो एक्सटर्नल मेंबर होंगे, देखिए थोड़ा ऐसे ट्री डायग्राम में तोड़ के लिखने की कोशिश करिए फटाफट, कि 3 ऑफिशियल मेंबर हो गए आरबीआई के, 3 एक्सटर्नल मेंबर हो गए। एक्सटर्नल मेंबर लिखा, उसके आगे अभी बोल रहे हैं कौन इनको अपॉइंट कर रहा है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है इनको। 3 आरबीआई के ऑफिशियल हो गए और 3 एक्सटर्नल मेंबर होंगे। इन 3 एक्सटर्नल मेंबर को कौन रिकमेंड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, आरबीआई गवर्नर, वो भी एक मेंबर है। 6 टोटल 6 मेंबर, उसी में से एक आरबीआई गवर्नर है। ठीक, अब ये कमेटी डिसीजन तो लेगी, कैसे लेगी ये कमेटी डिसीजन, मेजॉरिटी का वोट जिस तरफ होगा उसी तरफ इसका डिसीजन जाएगा, वोटिंग होगा। लेकिन इसमें गवर्नर को कास्टिंग वोट डालने का वो है जब टाई हो जाए। कास्टिंग वोट के बारे में आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, स्पीकर के बारे में पढ़ा था ना, कि जब मेंबर्स के वोट बराबर हो जाए तो वहाँ पे स्पीकर अपना जाके वोट डालता है। सेम यहाँ पे आरबीआई गवर्नर का भी रोल रहेगा। कास्टिंग वोट मतलब जैसे टाई की कंडीशन में, जैसे 5-6 मेंबर हैं कहीं पे, अगर सब में बराबर हो गया तो वहाँ पे एक वोट की इनकी वरीयता रहेगी, ये कास्टिंग वोट कर सकते हैं। कास्टिंग वोट कौन से आर्टिकल के तहत आता है, स्पीकर का। अच्छा जिधर देखो सब गर्दन झुका लेते हैं तुरंत, देखना ही नहीं है कि कौन सर खड़ा नहीं करते। बताओ, अच्छा काम की चीजें नहीं याद होती ना, और सारे एक्स गर्लफ्रेंडों के नंबर याद होंगे, है कि नहीं। वो 10-10 नंबर के होते तब भी याद हो जाते हैं।
आर्टिकल 100 में है वो ऐसे प्रोविजन कास्टिंग वोट वाला, लेकिन यहाँ मतलब नहीं है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया बीच में, कास्टिंग वोट आया कॉन्सेप्ट। 100 ठीक, ये हो गया आपका। और ये 4 ± 2 आपको फाइनेंशियल ईयर हमने बताया ही था, फाइनेंशियल ईयर का जो रेंज है वो तो पता ही आपको क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं? एक मिनट चुप रहना, आप बताइए। हेड फाइनेंशियल ईयर का रेंज बताइए कब से कब तक का होता है? वित्तीय वर्ष। अरे तो हम इनसे पूछ रहे हैं, आपके बगल वाले से नहीं पता? अरे यार तो जनरली ये तो पता होता, पूछो उनसे बगल से क्या बता रहे हो। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गई आपकी, इन्फ्लेशन हो गई, और क्या कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसियाँ पढ़ा दिया मैंने, बजट पढ़ा दिया, नेशनल अकाउंटिंग पढ़ा दिया, प्लानिंग बता दिया आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमी के थे पहले चैप्टर वो बता दिया। और क्या पढ़ाया? और सेक्टर्स बताए आपके, इकोनॉमी के सेक्टर बता दिए, जो जो गुड्स होते हैं मेन वो बता दिए हमने, कुछ हो सकता है गुड्स बाकी हों। अब या बैंकिंग स्टार्ट करेंगे या एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट वाले डेफिनेशंस वो बताएंगे, दोनों में से एक कोई चीज़ चूज करते। बैंकिंग वाला चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा है, वो चलेगा। और अभी इसके बाद ये बात जो क्लास करने जा रहे हैं, थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं 5, वीडियो पॉज कर दो, फिर से स्टार्ट कर देना, स्टॉप कर देना वीडियो, फिर से स्टार्ट कर देना, वीडियो स्टॉप कर दो।